तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है इनर्शिया। क्या पढ़ना है बच्चों? इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद तुरंत अगला जो टॉपिक आएगा वो आपको आएगा क्या? मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ने के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारे चीज़ इम्पल्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया क्या है, उसके बाद इनर्शिया के साथ फर्स्ट लॉ, मोमेंटम के साथ सेकंड लॉ, इम्पल्स के साथ थर्ड लॉ पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमको फोर्स का डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है? फोर्स का डेफिनेशन देता है, व्हाट इज फोर्स। सेकंड लॉ जो है बाबू वो बताता है फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स का कैलकुलेशन देने वाला क्या है? सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ गिव्स द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, एंड थर्ड लॉ जो है वो बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फोर्स के, उसको बताता है कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के बाद हमारा और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग इसके बाद तीनों लॉ पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से बच्चों हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा बाबू? इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में अगर हम बात करें तो इनर्शिया वर्ड में छुपा हुआ है इनर्ट। क्या वर्ड छुपा हुआ है इसमें? इनर्ट। और इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है जो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी मान के चलते हैं कि रेस्ट में है, अगर बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो बॉडी खुद से मोशन में नहीं रहेगा। वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी को हम देख रहे हैं कि वो बॉडी मोशन में है तो मोशन वाला बॉडी रेस्ट में नहीं रहना चाहेगा। वो मोशन वाला बॉडी का चाहेगा कि हम किस में रहें? तो रेस्ट मोशन में ही रहें। जो बॉडी रेस्ट में है वो किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में। जो बॉडी मोशन में है वो किस में रहना चाहेगा? मोशन में है। और जिस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी जिस भी डायरेक्शन मूव कर रहा है, बॉडी उसी डायरेक्शन में अपने आप को मेंटेन रखना चाहेगा, अपने डायरेक्शन को भी बदलना नहीं चाहेगा। तो आपका ये हो गया बच्चों इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब हो गया अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब अपने कंडीशन में चेंज नहीं करने वाला प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अगर आप चाहते हैं डेफिनेशन लिखना तो इसका डेफिनेशन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप सुन लीजिए और सुन को उसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट इज नॉट ए बॉडी इज नॉट एबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इनर्शिया इज a property of a body due to which body is not able to change its condition of motion। कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। जो डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते रहना चाहेगा। ये आपका क्या हो गया? इनर्शिया। ठीक है, अब इसी से इनर्शिया में तीन कंडीशन है। तो इनर्शिया का तीन कंडीशन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि इनर्शिया का तीन कंडीशन में है। इनर्शिया एट क्या होगा? इनर्शिया एट रेस्ट। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक क्या है बाबू? इनर्शिया ऑफ क्या? मोशन। और तीसरा जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ क्या होता है बाबू? तो इनर्शिया ऑफ होता है डायरेक्शन। ये तीन होते हैं इनर्शिया कंडीशन। तो इनर्शिया क्या है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। और इनर्शिया का तीन कंडीशन है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बॉडी अपने कंडीशन ऑफ मोशन में बदलाव नहीं करना चाहता है। ठीक है, खुद से नहीं कर सकता है। अब इसी से आप समझिए कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, अगर हम कौन सा फोर्स लगा दिए? एक्सटर्नल फोर्स, तो हम चेंज कर सकते हैं।
और यही जो एक्सटर्नल फोर्स को इस इनर्शिया के साथ मिलाया गया, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ए बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट। सुन लीजिए, इसको लिख भी लीजिएगा। ए बॉडी एट रेस्ट wants to be at rest, a body in motion wants to keep moving in the same direction. A body at rest wants to be at rest, a body in motion wants to keep moving in the same direction until and unless an external force applied on that body, until and unless an external force applied on that body। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि इनर्शिया एट रेस्ट का कंडीशन चेंज हो, बॉडी रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जो मोशन में है बॉडी, अगर हम चाहते हैं कि बॉडी रेस्ट में आ जाए तो हमको वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो अपने से नहीं कर सकता है, तो उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। और यही न्यूटन का पहला नियम है। तो इनर्शिया क्या हुआ? ए बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन वांट्स टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बॉडी इज नॉट एबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। फिर फर्स्ट लॉ क्या हुआ? फर्स्ट लॉ हुआ ए बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन वांट्स टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन until and unless an external force applied on that body। मतलब कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स को जब इंक्लूड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब बॉडी अगर खुद से चेंज नहीं कर पा रहा अपना कंडीशन ऑफ मोशन, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए उस बॉडी पे। अच्छा, तो फोर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? फर्स्ट लॉ हम बता रहे थे कि फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा दिए तो क्या क्या हो गया? दिस इज फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ हम आपको बता दिए, एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं। ए बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, फर्स्ट लॉ हम बोल रहे हैं। ए बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन वांट्स टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन until and unless an external force applied on that body। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम बोले थे कि फर्स्ट लॉ फोर्स का डेफिनेशन देता है, तो फोर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? तो फोर्स का डेफिनेशन हो गया कि फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट विच, फोर्स इज एन एजेंट विच can change the condition of inertia, which can change the condition of क्या बच्चों? inertia। तो इनर्शिया की कंडीशन को क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। मतलब कि फोर्स का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कंडीशन ऑफ इनर्शिया को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, और ये कंडीशन ऑफ इनर्शिया है। और भी इम्पोर्टेंट बात सुनिए, अगर मान लीजिए बॉडीज़ आपको बहुत सारे बॉडी कनेक्टेड हैं, तो अगर जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ वही बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा, बाकी बॉडी का इनर्शिया चेंज नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर बहुत सारा बॉडी कनेक्टेड है, जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाइएगा सिर्फ उसी बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा, बाकी चीज़ों का इनर्शिया वही का वही रहेगा। जैसे कैरम बोर्ड पे आप देखे होंगे कि गोटी ऐसे रखा हुआ है एक के ऊपर एक, आप स्ट्राइकर से अगर सबसे नीचले वाले को स्ट्राइकर से हिट करिएगा तो सिर्फ वही वाला गोटी आगे जाएगा, बाकी वहीं पे वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इनर्शिया किसका चेंज हुआ? जिस कॉइन पर आपने फोर्स लगाया सिर्फ उसका इनर्शिया चेंज हुआ, बाकी का इनर्शिया मेंटेन रहा, बाकी रेस्ट में था, रेस्ट में रह गया। जिस पे फोर्स लगा सिर्फ उसका इनर्शिया चेंज हुआ। जैसे चलते हुए बस पे अगर आपके आगे कोई खड़ा है और आप पीछे खड़े हैं, बस चलते हुए अचानक से ब्रेक लगा, तो ऐसा देखते होंगे कि ये वाला बॉडी आगे पे ऐसे गिर जाता है। तो हुआ क्या कि बस अगर मोशन में है तो आपके आगे वाला आदमी और आप दोनों किस में है? मोशन में है। ब्रेक हम लगाए हैं बस पर, आदमी पर नहीं लगाए हैं, तो बस रुकेगा और आदमी जो पहले वाला कंडीशन था उसको मेंटेन किया, हाथ से फोर्स लगा के भले वो थोड़ा देर में रुक गया, लेकिन आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। सिमिलरली जब बस खड़ी है तो आप भी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। चालू हम बस को किए हैं, स्टार्ट बस को किए हैं, तो बस आगे जाएगा और आदमी हल्का सा झटका कहाँ आता है? पीछे की तरफ आता है। तो ये है कि जिस एक और आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों फिगर, कि आपका ऐसे एक कप है, ग्लास है, उसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन है। जैसे आप स्लैब को हिट करिएगा तो स्लैब पे फोर्स लगा तो स्लैब आगे जाएगा, कॉइन वही है, वहीं ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये हम लोग बोलते हैं कि जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, सिर्फ उसी बॉडी का कंडीशन ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बाकी बॉडी का कंडीशन ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल,
एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लगाया गया, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंटरनल फोर्स कभी भी इनर्शिया के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता है। इंटरनल फोर्स कभी भी इनर्शिया के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान के चलिए कि हम कार चला रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों को हम पीछे बैठा लिए और उनको क्या कहा गया कि थोड़ा हम चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आते हैं। अब हुआ क्या कि पूरे अच्छे से हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते मान लो अचानक से रास्ता में गाड़ी ख़राब हो गया। अब हम बोले गाड़ी ख़राब हो गया, थोड़ा सा धक्का दीजिए गाड़ी को कि गाड़ी थोड़ा सा आगे चले तो हो सकता है इंजन स्टार्ट हो जाए। आप लोग कहे कि सर धक्का ही देना है ना, फोर्स ही लगाना है ना। आप पीछे वाले सीट पे बैठ गए हैं और मेरे आगे वाला सीट को खूब ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहे हैं। पीछे वाला सीट पे बैठे हैं और आगे वाला सीट को खूब ज़ोर से धक्का दे रहे हैं। आपने फोर्स लगाया, लेकिन क्या कार आगे बढ़ेगा? तो आंसर है कि कार आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने फोर्स कार के अंदर से लगाया। कार के अंदर से फोर्स लगाने से वो फोर्स इंटरनल फोर्स में गिनती होगा, एक्सटर्नल फोर्स में गिनती नहीं होगा। इस वजह से आपको पहले गाड़ी से बाहर उतरना है और बाहर आने के बाद जब फोर्स लगाइएगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा और तब जाके कार आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ध्यान इस बात पे देना है कि नॉट इंटरनल फोर्स विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ इनर्शिया, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए लॉ में एक्सटर्नल फोर्स का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको इस तरह से जानकारी जो है समझ में बात आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक कारपेट है, उसके ऊपर धूल जमा है, आप अगर उसको छड़ी से ऐसे हिट करिएगा तो धूल बाहर आएगा। कोई पूछेगा एक्सप्लेनेशन, तो आप बताइएगा कि छड़ी से जब कारपेट को हिट करेंगे तो कारपेट पीछे चल जाएगा, धूल वहीं रहेगा और हवा की वजह से धूल उड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बस से सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना चाहते हैं, अब जब दूसरे जगह भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर बस के ऊपर जो ऐसे बच्चों रस्सी से बांध देना सही रहेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से अगर गाड़ी स्टार्ट होगा तो लगेज पीछे हो जाएगा, ब्रेक लगेगा तो लगेज आगे हो जाएगा और इस तरह से लगेज ख़राब हो सकता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इनर्शिया के। और इनर्शिया कंडीशन को चेंज करने के लिए कौन अप्लीकेबल है? तो बोलना है इंटरनल फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये बात समझना है। और एक बात समझना है कि अगर बहुत सारे बॉडी कनेक्टेड हैं, जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा सिर्फ उसका कंडीशन चेंज होगा, बाकी का कंडीशन चेंज नहीं होगा। तो इतना बात हम लोग फर्स्ट लॉ में सीख गए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, अच्छा इनर्शिया में एक और बात है कि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मास पर डिपेंड करता है। जितना भारी बॉडी रहेगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास, और जितना भारी बॉडी रहेगा इनर्शिया उतना ही क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपका दोस्त साइकिल चला के सामने से आ रहा है, तो साइकिल चला के दोस्त सामने से आ रहा है, उसका मास कम है, आप ऐसे करिएगा वो साइकिल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मास कम था। उसको मोशन से आप रेस्ट में ले आए एक्सटर्नल फोर्स लगा के। मान लो सामने से रोड रोलर आ रहा है, कोई आदमी चला के, उसके सामने आप ऐसे खड़े हो गए, क्या बच्चों आप उसको रेस्ट में ले आइएगा? तो आंसर है कि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो भारी रोड रोलर काफ़ी भारी है। उसका अगर मोशन है तो मोशन के कंडीशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया गया है हमारे द्वारा वो काफ़ी नहीं है, तो वो रुकेगा नहीं बल्कि वो चढ़ा के ऊपर से पार हो जाएगा। तो बात वही समझना है कि जितना ज़्यादा भारी बॉडी होगा उसका इनर्शिया उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे साइकिल अगर रेस्ट में है, आप ऐसे धक्का दीजिए साइकिल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेन रेस्ट में है, ट्रेन को आप धक्का देकर आगे बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेन का मास क्या है? ज़्यादा है। वो अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए काफ़ी तगड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो ट्रेन का इंजन लगाता है फोर्स। तो ये सब बातों को आप समझना है कि इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बाबू, उसको समझो। तो मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें तो मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मास इन मोशन। मास इन मोशन इज कॉल्ड क्या? मोमेंटम। अगर कोई बॉडी है, जैसे मेरे पास ये बॉडी है, ये बॉडी किस में है? रेस्ट में। ये बॉडी किस में है? रेस्ट में। तो इसके पास मोमेंटम नहीं है। अगर इस बॉडी को हम थ्रो कर दें तो इस बॉडी के पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। मास किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। और मोमेंटम का एक और डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं मोमेंटम को? प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या बच्चों? मोमेंटम।
और इसका डिनोट हम लोग करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं इसको? पी से। पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? तो याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे। तो मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका अगर ऐसा यूनिट कोई पूछे तो ऐसा यूनिट इसका होता है, मास का कितना होगा? केजी, और वेलोसिटी का कितना होगा? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। कोई इसका डायमेंशन फार्मूला पूछे तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 t के पावर कितना? -1 इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ये मास m है, ये वेलोसिटी u से चल रहा है, तो ये इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या इसको बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। और यही अगर बॉडी थोड़ा देर के बाद हम ऑब्जर्व किए कि सेम बॉडी है जिसका मास m है, ये वेलोसिटी v से चल रहा है। पहले किससे चल रहा था? m u से चल रहा था, तो इसको इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? m u। और v से चलने लगा तो इसको बोलेंगे हम लोग फाइनल मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? दिस इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम, और इसको हम लोग बोलेंगे m इंटू वी। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो आप इसको लिख दीजिएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम भी। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एम यू। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एम वी माइनस यू। ये फॉर्मूला होता है किसका? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। आपको रफली एक सवाल हम इसमें बताएंगे। एक मान के चलिए कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया कि एक बॉल है, सपोज करो कि एक बॉल है और इसका मास मान के चलो दिया हुआ है 100 ग्राम। कितना मास दिया हुआ है? 100 ग्राम। और ये एक बैट से टकराया। किससे टकराया? एक बैट से टकराया, और ये स्पीड था शुरुआत वाला 20 मीटर पर सेकेंड। कितना था स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये टकराने के बाद ऐसे टकराया और इसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये बॉल का मास कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि बॉल का चेंज इन मोमेंटम बताइए। क्या बताइए? बॉल का चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए, ये वाला डायरेक्शन जो है ना, इस वाला डायरेक्शन को मान लीजिए हम प्लस मान लिए। ठीक है। इधर वाला डायरेक्शन को क्या मान लिए हम? प्लस। तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ये वाला डायरेक्शन को हम प्लस मान लिए तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो ई होगा P इज इक्वल टू एम। यहाँ देखिए है ना फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू क्या है? m, और फॉर्मूला क्या है? V माइनस यू। m का वैल्यू कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। 100 ग्राम मतलब कितना बच्चों? 0.1 kg। और v कितना है? तो v फाइनल वेलोसिटी कितना? 12, और इनिशियल वेलोसिटी -20। तो ये माइनस और वो वाला माइनस मिलकर क्या हो गया? +20। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.1 इंटू 32। 0.1 इंटू कितना हो गया? 32। यानी हमारा आंसर हो गया 3.2 kg मीटर पर सेकेंड। 3.2 kg मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 3.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो इसका वाला माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं। यहाँ पे एक वॉल है और बॉल है 150 ग्राम। कितना ग्राम का? 150 ग्राम। ये बॉल इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और बॉल टकराने के बाद लौटा है 8 मीटर पर सेकेंड से। टकराने के बाद कितना से लौटा? 8 मीटर पर सेकेंड से। आपको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। फाइंड क्या करना है आपको? चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है कि चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हुआ। और आप इसको चेंज इन मोमेंटम को बताइएगा, आंसर को कमेंट करिएगा बच्चों। ये आपके लिए है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है, आप इसको बना के कमेंट करिएगा। ठीक है। अब हम लोग का सेकंड लॉ क्या है? मोमेंटम। इतना बात समझ में आ गया। फिर से दोहरा दे रहे हैं, मास इन मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसका एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या है? m1 L1 t के पावर -1।
अगर वेलोसिटी यू से चल रहा है तो इनिशियल मोमेंटम, अगर थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी वी हो गया तो फाइनल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन हो गया वी माइनस यू। अब हम आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट आंसर जरूर करिएगा। अब इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए मोमेंटम, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, ये 3 टॉपिक आप लोग समझ गए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या है बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो उसका है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to force applied on the body, force applied on the body। ठीक है, यानी कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन क्या, मोमेंटम। ठीक है, अब आप रेट वर्ड का मतलब समझ, रेट का मतलब होता है उसको समय से भाग देना है। रेट का मतलब क्या है, उसको समय से भाग देना है। अब यहाँ बात करें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या हो गया डेल्टा पी, और इसको क्या भाग, किससे भाग दे देंगे, टाइम से, तो हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो हो ही गया, इसको लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम का अभी हम फॉर्मूला बताए थे एम वी माइनस यू, और नीचे टाइम कितना हो गया टी। अब यहाँ से एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, एम इंटू क्या हो गया ए, और यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते हैं जिसका वैल्यू है के एम ए, और के का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर एक्सपेरिमेंटली इसको हम चेक करते हैं तो के का वैल्यू कितना आ जाता है 1। अब के का वैल्यू अगर 1 हो गया तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और शुरुआत में हम आपको बताए थे कि सेकंड लॉ कैलकुलेशन देता है फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन आपको करना होगा। ये हो गया। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी कौन सा क्वांटिटी होगा, तो फोर्स भी होगा वेक्टर क्वांटिटी। और समझना है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट फोर्स का पड़ा है आइजैक न्यूटन के नाम पे, तो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। और ऐसे इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको मेजर कर सकते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 t के पावर कितना -2। इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 t टू द पावर कितना -2। तो ये हम लोग का सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में एक बात और ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 2 बाइक है और दोनों बाइक का मास लगभग सेम है। दोनों बाइक है, दोनों बाइक का मास लगभग क्या है, सेम है, एक बराबर है। तो एक ने 10 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़ा, 10 सेकंड में कितना पकड़ा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा जो बाइक है उसने 10 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़ लिया। तो एक ने 10 सेकंड में 40 का पकड़ा, एक ने 10 सेकंड में 80 का पकड़ा, यानी किसका मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया। तो पहले वाला भी रेस से स्टार्ट हुआ, सेकंड वाला भी रेस से स्टार्ट हुआ। एक का चेंज 0 से 40 है, एक का चेंज 0 से 80 है, और दोनों का टाइमिंग क्या है, बराबर है। तो 10 सेकंड में 40 यानी हर सेकंड वो 4-4 बढ़ा होगा, और वो 10 सेकंड में 80 यानी हर सेकंड वो 8-8 बढ़ा होगा। तो सेकंड वाला का इंजन ज़्यादा फोर्स लगाया है, फर्स्ट वाला का इंजन कम फोर्स लगाया है। यानी कि हम मोमेंटम में चेंज के रेट से, समय भी देखना है, सिर्फ चेंज नहीं टाइम भी देखना है। तो मोमेंटम में चेंज भी देख रहे हैं, टाइम भी देख रहे हैं। इसको कंपेयर करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि सेकंड वाला का इंजन ने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है। उतना ही समय में 80 पहुंच गया, उतना ही समय में 40 पहुंचा है ना। सेकंड लॉ का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड लॉ हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, इसको मिटाते हैं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि जो मोमेंटम है, देखिएगा मोमेंटम सेकंड लॉ हो गया। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल अलग है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर बोला कि पार्टिकल, क्वेश्चन दे दिया कि पार्टिकल है वो स्टार्ट्स हुआ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड कवर 8 मीटर, एंड कवर्स 8 मीटर इन 2 सेकेंड, covers 8 meter in 2 second, calculate, covers 8 meter in 2 second, calculate force applied on it, calculate force applied on it if mass of particle, if mass of particle, if mass of particle is 2 kg। क्या कह रहा है? पार्टिकल स्टार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कवर्स 8 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg। तो हम बोलेंगे S बराबर फॉर्मूला है बाबू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस क्या है? हाफ AT स्क्वायर। S को S लिख दिए, कितना लिख, S का वैल्यू होगा 8, तो इसको 8 लिख दिए, 8। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये 0, 1/2 इंटू A, और 2 सेकंड समय दिया है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से कितना बार में? 4 बार में, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ के बाद फॉर्मूला है F बराबर कितना? m इंटू A। तो F बराबर मास कितना है? तो मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया बच्चों 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हमारा 8 न्यूटन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थे, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और आपको वेट के बारे में बताया जाएगा कि वेट किसको कहते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट वेट। ठीक है, तो आज आपको रिवीजन रखिएगा और जो सवाल दिए उसको बना के आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। ओके।